चलें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जाएंगे। स्क्रीन पर अब देखिएगा ताकि इजीली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाए। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज़ की हम लोगों ने बात करने जा रहे हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज़ में मेरे बच्चे हम लोगों ने बात करनी है आज। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में मेरे बच्चे हम लोगों ने बात करनी है किस चीज़ की। नंबर वन, दोज एनर्जीज आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इन एनर्जीज की हम लोग बात करेंगे। अब हमारे पास कौन सी एनर्जीज रिन्यूएबल हैं, कौन सी एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, उसकी हम बात करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल एनर्जी आर दोज विच कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन, लाइक विंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और सेक्टर। ऑल दीज आर द renewable energy. Non-renewable energies are once we use, we are not able to use it again. This is called non-renewable energy. Non-renewable energy में देखिएगा, non-renewable energy are the source which cannot be renewed. ठीक है, for example natural gas, nuclear energy, include oil or coal, etc. These all are the non-renewable energy. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का एडवांटेज क्या है? दे आर द चीपेस्ट एनर्जी सोर्स, सो दे कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है सनलाइट, रेन, विंड, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड दे कैन बी जनरेटेड ओवर एंड ओवर व्हेन एवर वी नीड इट। ठीक है, जैसे जैसे हमें नीड होती है हम लोग इसको जनरेट करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर नेक्स्ट, एंड वी कैन रीयूज एंड रीयूज इट इन फाइनाइट टाइम। ठीक है, इन फाइनाइट टाइम। एंड दे आर इको फ्रेंडली, दे एनर्जी आर बेसिकली इको फ्रेंडली। ठीक है ना। अब हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है इनका, ठीक है ना, कि इसका जो हम जो सेटअप यूज़ करते हैं ना लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए, टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स into the other useful energy such as the electricity, this is a very costly. लाइक जैसे कि सन है, सन से हम सोलर एनर्जी ले रहे हैं, सोलर को हम जब इलेक्ट्रिसिटी में जब चेंज करते हैं हमें सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब के चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब जाके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। एंड नंबर टू, दे आर नॉट continuously available as you know। ठीक है, और these all are the very big disadvantages, you can say that। अब आ जाए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? दे आर रेडी एंड इजी टू यूज़, एज यू नो, हम लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रेडी रहता है ये यूज़ करने के लिए। एंड दे आर चीपर which can be converted into the other form of energy like electricity। The small amount of the nuclear energy can be provided a good amount of the useful energy। ठीक है, यूजफुल एनर्जी को हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, दे आर इनफाइनाइट एंड विल एक्सपायर वन डे इन द फ्यूचर। ठीक है ना, और एक दफ़ा आप आपने इसको यूज़ कर लिया, एक टाइम आता है आप उसको मतलब कि फाइनाइट टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, वो फिर ख़त्म हो जाती है। एंड नंबर टू, दे आर इको फ्रेंडली एंड दे इमिट कार्बन डाइऑक्साइड। मेन डिसएडवांटेज, दे इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वाला क्या था, वो इमिट नहीं करते थे कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर नेक्स्ट, दे आर हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, like for example radioactive pollution can cause the cancer and the other humans problem as well। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था। आइंस्टाइन की इक्वेशंस अब हमारे कोर्स से ख़त्म हो गई है, अब परेशानी की कोई बात नहीं, आप इसको नहीं यूज़ करते। अच्छा जी, वैसे हम पढ़ लेते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जस्ट इक्वेशन आपको याद रखनी, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब ये है, ये बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। पहले तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि एनर्जी इसके अंदर क्या चीज़ होती है, स्टोर होती है। ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकेंड थिंग इज दैट, अब एनर्जी हमारे पास स्टोर हो गई, हमने रखी हुई है,
वो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड इट कंपोजिशन, ठीक है ना, चेंज इट एटम्स चेंज इट्स कंपोजिशन, और वो इसके कंपोजिशन में फिर चेंज करना शुरू हो जाता है. A nuclear reaction is a process in which two nuclei or a nucleus and a subatomic particle such as proton, neutron or high energy electrons collide together to produce one or more new nuclei with the release of the nuclear energy. अब ये क्या बात कर रहा है, एक बात ऑथर बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं. वो उन्होंने ये बात बोली है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा like two nuclei when add up then they form the new nuclei with the release of nuclear energy. जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जब दो होते हैं न्यूक्लियर atoms, you can say that, or nuclei, when they both are colliding with one another, when they are colliding, then what happened over there? They release a large amount of energy. When they release a large amount of energy, at that point we can say that a nuclear reaction is occur. अब वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो एनर्जी रिलीज करने में, या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो, वो एक अलग टॉपिक है. बट when two or more nuclei are colliding with one another, they both are collide, then what happened? Nuclear reaction is formed. ठीक है, एग्जैक्टली अब्दुल हादी आप सही कह रहे हैं, वो फिजन में होता है. अभी मैं फिजन पे नहीं मूव किया, अभी मैंने सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन की मैंने बात की है. ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. नंबर 1 इज न्यूक्लियर फिजन एंड नंबर 2 इज न्यूक्लियर फ्यूजन. अब इधर स्क्रीन पर देखिएगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है? when two or more smaller nuclei when combined together then they form the bigger one, as you know. अब हमारे पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा smaller nuclei when meet together and combine together then they form the bigger one. ठीक है ना. अब हमारे पास बिगर वन फॉर्मेशन जब हो रही होती है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन. अब हमारे पास क्या चीज है, कि सिमिलरली अगर हमारे पास एक बड़ा एलिमेंट है, व्हेन दिस बिगर एलिमेंट इज स्प्लिट इनटू टू or more than two nuclei. Are you getting my point? When this bigger element like uranium compound is split into two or more than two nuclei elements, then we can say that nuclear fission processes occur. अब्दुल हादी बेटा बस अब आप ना नेट की चीजें उठा के इधर पोस्ट नहीं करें, अब मेरी वो बात सुने जो मैं बता रहा हूं. ठीक है, अब इधर चीज देखिएगा, अब गौर से देखनी है मेरी बात. अगेन मैं ये बात बता देता हूँ. हाँ जी, ये देखो न्यूक्लियर फिजन की पहले हम बात करने जा रहे हैं. एक एलिमेंट है यूरेनियम कंपाउंड, ये स्टेबल है. ओके मेरे बच्चे, पढ़ा हुआ है ना, बाकी स्टूडेंट्स को आप पढ़ने दें. अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप फिर लीव कर दें. अगर आपने फिर भी पढ़ना है, देखना है, तो आप खामोशी से देखें. अभी आप कुछ पोस्ट नहीं करेंगे जब तक मैं ना बोलूँ. ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछूं या कुछ क्वेश्चन हो वो पोस्ट करें, डेफिनेशंस पोस्ट नहीं करें. अच्छा देखें बच्चे कंफ्यूज होगा, मुझे दोबारा बताना पड़ रहा. अब न्यूक्लियर फिजन, अब आप लोगों ने यहां पर देखना है थोड़ी सी देर गौर से. एक बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, बंच है पूरा, और वो स्टेबल है. ठीक है ना, और उसका नाम है यूरेनियम कंपाउंड. यूरेनियम एक स्टेबल था. ठीक है ना, उसके अंदर हमने एक न्यूट्रॉन को ऐड करवा दिया. ये देखें, दिस सिंबल इज इंडिकेटिंग दैट न्यूट्रॉन इज एडिंग. यहां पर इक्वेशन देख लें, ये इक्वेशन यूरेनियम कंपाउंड 235 एंड 92. ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक न्यूट्रॉन ऐड करवा दिया. जैसे हमने इसके अंदर न्यूट्रॉन ऐड करवाया तो ये क्या बन गया, अनस्टेबल न्यूक्लियर फॉर्म में चला गया, अनस्टेबल हो गया. ठीक है ना, जैसे ही अनस्टेबल हो गया तो यूरेनियम 236 एंड देन 92 फॉर्म हो गया. तो ये अनस्टेबल हो गया ना.
ठीक है। जैसे ही मेरे बच्चे ये अनस्टेबल हो जाएगा तो इट स्टार्ट स्प्लिटिंग, वो टूट जाएगा। ठीक है, लाइक ओवरफ्लो हो गया। लाइक जैसे कि ये बॉटल है मेरे पास, ये इसके अंदर पानी फुल कैप तक भरा हुआ था, मैंने क्या किया, इसके अंदर और पानी डाला। जैसे मैं और पानी डालूंगा तो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। इसी तरीके से ये स्टेबल था यूरेनियम कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करवा दिया। मैं जैसे ही यूं करके एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करवाऊंगा, देन व्हाट हैपेंड, इट स्टार्ट रिलीजिंग इट्स एनर्जी। ठीक है, रिलीज करना शुरू कर देगा एनर्जी को। मेरे बच्चे वो जब एनर्जी को जब रिलीज करेगा, बट इट रिलीज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिटिंग द टू न्यूक्लियट्स। दो न्यूक्लियट्स को स्प्लिट करने की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। अब वो किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, जब भी यूरेनियम अनस्टेबल न्यूक्लियट, ये बात याद रखिएगा, व्हेन द यूरेनियम अनस्टेबल न्यूक्लियट इज स्प्लिट, दे splitting into the two other elements, which is barium and the krypton. Number one is barium and number two is krypton, with the release of three neutrons. These three neutrons is basically the release of energy. एक बात याद रखना, जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियर टूटता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में, तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। लेट सपोज, अल्लाह ना करे, आपको कोई चोट लग जाती है तो आपकी ब्लीडिंग होती है, तो एक वीकनेस आप में आती है, नहीं आती, टेम्परेचर हो जाता है। अगर आपको एक वीकनेस आती है, इट मीन्स दैट योर एनर्जी इज रिलीजिंग। ठीक है, एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे, यहां पर क्या चीज है, यहां पर भी एनर्जी रिलीज हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज किस तरह से हो रही है, जब हमारे पास यूरेनियम कंपाउंड स्प्लिट होता है टू or more than two stable nuclide, then we can say that the release of energy is also occur over there, and this energy is released in the form of neutrons, three neutrons। हमेशा ये फिक्स है। फिजन रिएक्शन जब भी होगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जब भी होगा, वहां पर हमारे पास क्या चीज हो जाएगा, थ्री न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस में एनर्जी निकल जाएगी। और ये हैवियर एलिमेंट है, और हैवियर एलिमेंट जब टूटता है, जैसे कि एक बलून है, बलून में हम एयर भरते जाएं, एक टाइम आता है बलून फट जाता है। ठीक है, क्या चीज हो गया, उसके अंदर जो स्टोर करने की कैपेसिटी, एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जैसे वो खत्म हो जाएगा, अब वो मजीद स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वो क्या कर देगा, फट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। जैसे वो फटेगा, स्प्लिट हो जाएगा, वो जो रिलीज होगी एनर्जी, वो रिलीज जो एनर्जी हो रही है, बेसिकली उसको हम क्या कह सकते हैं, दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ थ्री न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर फिजन में यही होता है, जब भी यूरेनियम कंपाउंड स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में, वैसे दो में ही होता है, बैरियम एंड क्रिप्टॉन में। ठीक है, बैरियम एंड क्रिप्टॉन में जब ये रिलीज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इसका, तो ये क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी भी रिलीज करता है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच इज थ्री न्यूट्रॉन्स। क्लियर? यस, यहां तक मेरी बात समझ आई सबको? अच्छा, अब इसका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, मास नंबर यही होता है 141 एंड 56। इससे कंफ्यूज मत होना कि शायद इसमें चेंजिंग शक्कर हो जाए। नो मेरे बच्चे, इसमें फिक्स वैल्यूज हैं और चेंजिंग शक्कर नहीं होती, यही वैल्यूज रहती हैं। ठीक है, यस बेटा, हंजला, मोमिना, राहील, वसीम, हनीफ, ऑल गुड। यस, जन्नत, ओके। ओके मेरे बच्चे, अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं नंबर नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नंबर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अच्छा इसी की ना थोड़ी सी डिटेल आप लोग पढ़ेंगे
न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, कि हम इन 3 न्यूट्रॉन को आगे प्रोसेस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। जो चेन रिएक्शन इसमें अकर होता है, चेन रिएक्शन कहाँ कैसे अकर होता है। और इसके बाद एक और हमारे पास रॉड आती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड, जिसको हम कैडमियम भी कहते हैं, वो कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे, बट वो हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। Exactly, you have only know about the uranium, krypton and barium. नंबर 1, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहा जाता है मेरे बच्चे? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में मिल रहे होंगे इस तरह से, देन दे फॉर्म द बिगर वन, एक बड़ा एलिमेंट फॉर्म कर देंगे। देखो छोटे मिले तो जाहिर सी बात है बड़ा बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 कॉइन है, 1 कॉइन मैंने आपसे ले लिया, 1 कॉइन आपके फ्रेंड से ले लिया, 1 कॉइन मैंने आपके भाई से ले लिया, तो 1 कॉइन करते करते एंड में मैं जब काउंटिंग करूंगा तो 1 कॉइन की मेरे पास काउंटिंग एक हैंडसम अमाउंट आ रही होगी, राइट। तो इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, जब दो आइसोटोप्स स्मॉलर न्यूक्लियाई elements when combined together then they form the bigger element with the release of energy। जब छोटे एलिमेंट जब मिल रहे होंगे और वो जब बड़ा बनाएंगे तो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, नंबर 1, ठीक है। और क्या चीज हो जाएगा, और क्या चीज हो जाएगा कि अगर आपके पास छोटे एलिमेंट नहीं मिलते और वो एक बड़ा एलिमेंट नहीं बनाते, ठीक है, तो आपके पास क्या चीज हो जाएगी कि अगर बड़ा एलिमेंट है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे में तो भी एनर्जी रिलीज, और जब छोटे एलिमेंट है मिल रहे हैं और वो बड़ा बना रहे हैं तो भी एनर्जी रिलीज। इन शॉर्ट एनर्जी रिलीज इन बोथ केसेस, बड़ा है टूटा, ये देखो हाथों की तरफ देखो, बिगर व्हेन स्प्लिट इन द स्मॉलर वन, तो एनर्जी तो निकलेगी। अब ये देखो, ये एक स्मॉलर दूसरा स्मॉलर, व्हेन दे बोथ आर मर्ज दे फॉर्म द बिगर वन, ठीक है। तो इसमें चीज क्या हो जाएगी, बड़ा एलिमेंट जब बन रहा होगा तो भी एनर्जी हमारे पर रिलीज होगी। दोनों प्रेजेंस में आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। चलें जी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक ड्यूट्रियम है एक ट्राइटियम है, दीज टू इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, एज यू नो। और थोड़ा सा मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म अ बिगर वन। ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा लिख कर बताऊंगा क्योंकि ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन समझ आ गई तो इट मीन्स दैट कि आपको प्रीवियस वाली इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। देखिएगा स्क्रीन पे, H21 प्लस H31, ये जब दोनों जब मिलेंगे आपस में तो मेरे पास क्या चीज़ बना देंगे। अगर आप बोलते हो कि सर ये तो ऐड हो रहे हैं, आप इनको ऐड करवा दें, ऐड करवाने से क्या हो जाएगा, HE, या छोड़ दो HE को भी छोड़ दो, H5 and 2, 5 और 2 तो पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं आता, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन इस तरह से फॉर्म नहीं होगी, बल्कि इट फॉर्म इसका करीब करीब क्या होगा। मैंने बोला कि एक अगर हम इसमें से एनर्जी रिलीज होगी न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस में तो क्या चीज हो जाएगा। आपने बोला कि सर He4 and 2 कर दें अगर हम इसको, तो ये हीलियम बन जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ये हीलियम फॉर्मेशन हो गया with the release of energy, with the release of energy in the form of neutrons which is plus 1 and 0 with the release of energy like this. So we can say that when two smaller elements are combined together then they form the bigger one. Are you getting my point all of you? एनर्जी लाजमी रिलीज होगी सर, और किसकी प्रेजेंस में होगी, न्यूट्रॉन की। यहां पे कितने न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 1, ओनली 1 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। और वहां पर क्या था, मैंने यूं लिखा हुआ था 3 and 0 1। इसका क्या मतलब है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज, 3,
बिकॉज 3 इज मेंशन ओवर देयर। मेरे बच्चे हीलियम फॉर्म इस तरह से हो रहा है, आपके पास ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों को आप ऐड करवाओ 2, इन दोनों को आप ऐड करवाओ 3 + 2 5, 5 तो पूरे एलिमेंट्स में नहीं आता, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, रिलीज ऑफ 1 न्यूट्रॉन भी हो रहा है, तो आपने बोला कि सर रिलीज ऑफ जब 1 न्यूट्रॉन हो रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा 4। अब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा 4 और 2 किस एलिमेंट का आ रहा होता है। जैसे आपने जब पीरियोडिक टेबल में देखा 4 और 2 तो हीलियम का आ रहा था, आपने कहा कि सर यहाँ पे He4 and 2 हो जाएगा विद द रिलीज ऑफ 1 न्यूट्रॉन एनर्जी। क्लियर, तो हीलियम यहां से फॉर्मेशन हुआ। ओके गुड, आप पहले ऐड करोगे, देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में किसका प्रोटॉन नंबर और मास नंबर आ रहा है। यस, यू नो दिस कैलकुलेशन, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर इस तरह की कैलकुलेशन नहीं पूछता। एग्जामिनर देखें सवाल पता है कैसे पूछता है, बहुत इजी, बहुत जबरदस्त तरीके से। ये देखें H 1 मार्क का है, 1 मार्क में आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप क्या करोगे, 4 और 1 5 है, ठीक है, इसको पहले आप ऐड करवा दो, 4 और 1 5, 5 और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करवा दो 3, आंसर इज 2। इट मीन्स दैट यहाँ पे 2 आ जाएगा। मिसिंग एलिमेंट्स आपने लिखने होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर He1 2 दे दिया प्लस H3 1 दे दिया और हीलियम के आगे डैश डैश लगा दिया प्लस N0 1 प्लस एनर्जी। अब आपको पता है 3 + 2 5 है, ये वाली दो चीजें 3 + 2 5 हो रहा है 5, और लेकिन एक न्यूट्रॉन इसने दे दिया, दिस 5 माइनस दिस 1, आंसर इज 4। अब आप क्या बोलोगे कि सर 4 इधर आ जाएगा, और आपको पता है ये 0 था, तब आप क्या करोगे 1 + 1 आंसर इज 2, 2 + 0 आंसर इज 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 4 and 2 विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। बात समझ आ गई। इस तरह से सिंपल सॉल्व करना होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेट्स सपोज, अच्छा जी वंस मोर टाइम बता दूं, अच्छा अब वंस मोर टाइम में हम यही वाली इक्वेशन नहीं करेंगे मेरे बच्चे, हम लोग करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि इसमें कैसे एडिशन होगा। ये भी आनी चाहिए ना आपको। चलें इसको पूरा ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, रुक जाए। लाइक ये इक्वेशन है अब आपके पास, ठीक है, नजर आ रही है ना सबको। अब एग्जामिनर अच्छा यही वाली इक्वेशंस देता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं आती है, सो बी रिलैक्स, कंफ्यूज नहीं होना। और कैसे आएगी चेंजिंग होके, वो न्यूक्लियर में आएंगी, वो न्यूक्लियर में मैं न्यूक्लियर की बताऊंगा, अभी नहीं है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं, अभी रिलैक्स होकर सिर्फ एनर्जी का बस सीख है। अगर एग्जामिनर ने यूं दे दिया यूरेनियम 235 एंड देन 92 प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पर दे दिया यूरेनियम डैश डैश और बोला फिल करें, तब आप कैसे लिखोगे आंसर? सिंपल, 235 and 1 is add, your answer become 236, 92 plus 0 answer is 92, खत्म। वेरी गुड हंसला। यस बेटा उसामा समझ आ गया, उस्मान। नंबर नेक्स्ट, अब यूरेनियम 236 एंड देन 92 दे दिया, बेरियम के आगे 141 प्रोवाइड कर दिया, 92 नहीं दिया,
dash then 36 with the 3 neutron release and the energy is also present over there. ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब एग्जामिनर ने कहा टू कंप्लीट दिस इक्वेशन, अब आपको कंप्लीट करनी है। अब आपने क्या किया, यहां पर ये भी नहीं, पहले ऊपर वाले को फिल कर लिया करो, रिमेंबर दिस थिंग। 236 141, अच्छा 236 में से, अच्छा पहले 141 दिया हुआ है, राइट साइड वाली सब चीज़ें ऐड करवानी है। 141 ये 3 था और यहाँ पर 1 है ऊपर, 3 1s are 3, टोटल इसके कितने हो गए 3, एन आप इसको यूं लिख सकते हो 3 फॉर टाइम बिंग समझने के लिए। अब आपने क्या किया, 141 प्लस 3 आंसर इज 144, 144 आ गया। अब ये क्या है, एरो के दूसरी साइड पर है ना 236, तो 236 में से आप माइनस करवा दो 144, करवाओ जल्दी से, क्या आंसर आ गया, शाबाश। एग्जैक्टली बेटा, यस आता है ये पेपर में 92 इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए। अच्छा अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जस्ट 36 था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 92 है, तो 92 को आप माइनस करवा दो 36 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, नाइन्टी टू को 36 से माइनस करवा देंगे 56, वेरी गुड, सो 56 इज प्लेस ओवर देयर। इस इधर हमने 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 था, तो 3 zeros are 0, तो यहाँ पे क्या था 36, ये हमारे पास एरो के सेकंड साइड पर आ रहा है, तो 92 माइनस 36, आंसर इज 56, सो योर आंसर इज 56 एंड द अपर साइड इज 141 ओवर देयर। यहाँ तक कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो पूछने वाली है तो मुझसे पूछिएगा। All good? Yes, all of you? ओके ओके मेरे बच्चे, ओके। कोई ऐसी चीज जिसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस, एक्सीलेंट बेटा, ओके। Now move on the next part. न्यूक्लियर फिशन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा स्क्रीन पे गौर से। नंबर नेक्स्ट है मेरे पास बैक टू वर्क, ठीक है, वर्क पे हम लोग मूव करने जा रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड वर्क, एक बात मेरी याद रखना, व्हेन यू अप्लाइड फोर्स अपॉन एन एनी ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स रखा हुआ है, आपने बॉक्स को स्लाइड किया, लाइक आपने फोर्स अप्लाई की ना बॉक्स पे, इट मीन्स दैट व्हेन यू अप्लाइड फोर्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली, when you applied force and the object is moving in the direction of force। ऐसा नहीं हो कि आपने फोर्स एक्ट की नॉर्थ साइड पे तो आपकी डायरेक्शन चलेगी साउथ साइड पे, नो। once you applied the force in the towards your north, then your object is also moving in the north direction। when you applied force in the south, then your object is moving in the south side direction। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे इसी डायरेक्शन में आपके पास ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। सो एट दैट पॉइंट यू कैन से दैट द वर्क इज डन। सो इट्स फॉर्मूला इज W, वर्क डन को हम इंडिकेट करते हैं, वर्क और वर्क डन एक ही बात हो गई है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हमेशा हम इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हम वर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा होता है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और मैंने आपको शुरू से बताता हुआ आया हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरे बच्चे मूव करेगा वहाँ पर हमेशा हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर जब डायरेक्शन में मूव नहीं करता तो वहाँ पर हमारे पास
वहां पर हमारे पास क्या चीज होती है, क्या चीज होती है, शाबाश, डिस्टेंस नहीं होता, जो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता बल्कि डिस्टेंस होता है, जब ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा होता। और यहां पर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, when the object is moving in a particular direction, then we use a displacement. So force multiplied by displacement is equal to the work. So its proper, so its SI unit is joules. एक बात याद रखना, 1 जूल is always equal to 1 Newton meter. हमारे पास क्या है, न्यूटन है फोर्स, मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमारे पास न्यूटन मीटर फॉर्म्ड 1 जूल, सो 1 जूल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 Newton meter. सो इट्स फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू F.D. एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं, एफ क्रॉस डी भी लिख सकते हैं। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई होता है और डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, यहां तक कोई मसला? ऑल गुड, ऑल ऑफ यू? ओके ओके मेरे बच्चे, ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अच्छा, एक बात याद रखना, एनर्जी का ऐसा यूनिट और वर्क का ऐसा यूनिट हमेशा सेम होता है। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स, और वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स। ठीक है, अब आ जाओ एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय यूजफुल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 100% से जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करवा देते हो तो कहलाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर, इसको हम पावर भी कह सकते हैं, पावर आउटपुट अपॉन द पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, और आपके पास यूजफुल एनर्जी आउटपुट अपॉन द यूजफुल एनर्जी इनपुट multiply by 100%. This is called the efficiency, and the SI unit of efficiency is percent. इस बात का याद रखना, SI unit क्या होता है efficiency का, परसेंट होता है। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? एफिशिएंसी का फॉर्मूला लाजमी याद कर लें, इसका ऐसा यूनिट परसेंट होता है। अच्छा, वेस्टेड एनर्जी क्या चीज होती है? वेस्टेड एनर्जी इज बेसिकली इनपुट। अब हमें निकालना है, इनपुट का मतलब होता है टोटल, इनपुट होगा तो ही हम आगे देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब इनपुट एनर्जी है, एक टोटल एनर्जी है, और उसके थ्रू हम लोग एक आउटपुट एनर्जी जनरेट करवा रहे होते हैं, उसकी जनरेशंस में जो कि हमारे पास कुछ जो एनर्जी जो लॉस हो रहा होता है, दिस एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड योर द वेस्टेड एनर्जी। ठीक है, वेस्टेड एनर्जी कैसे निकलती है? लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये रहा इनपुट एनर्जी और इसी के थ्रू हम एक आउटपुट एनर्जी जनरेट करवा रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस द सम एनर्जी इज वेस्टेड। लेट सपोज मेरे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, अब मुझे, हाँ, इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू द वेस्टेड एनर्जी। वेरी गुड बेटा हंसला। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट और मुझे एक बल्ब ऑन करना है। ठीक है ना, अब मैंने बल्ब ऑन किया और बल्ब भी 12 वोल्ट पर फिक्स ऑन हो रहा था, 12 पे नहीं चले 11 पर हो रहा था। अब वो अगर 10.5 भी इसमें जाएगा तो ऑन हो जाएगा। अब उसने 10.5 पर वो ऑन हो गया। ठीक है, अब उसको 11 पूरे नहीं मिल रहे, लेकिन मेरी एनर्जी, मेरी जो बैटरी है, इससे जो ड्रेन हो रहे हैं वोल्टेज, ड्रेन का मतलब होता है जो निकल रहे हैं वोल्टेज, वो कितने निकल रहे हैं, पूरे 11 ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या चीज हो गया कि 10.5 तो उसने ले लिया, 1 कहाँ गया, 1 वायर के थ्रू या किसी और कंपोनेंट के थ्रू क्या हो रहा है, लॉस हो रही है उसकी एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड द लॉस ऑफ एनर्जी। सो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस द वेस्टेड एनर्जी। वेरी गुड। तो जब आप जब फॉर्मेशन कर रहे होते हो ना, जब आपके पास जब टोटल एक पावर होती है, टोटल एक एनर्जी होती है, व्हेन दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग दिस एनर्जी the energy is lost, sometimes in the form of heat, sometimes due to the presence of the atmospheric conditions. ठीक है,
then at that point your energy is lost, and then you can say that this energy is wasted. Okay, this is called the wasted energy. Yes, are you getting my point, Usama? Any confusion, any query? अच्छा, SI यूनिट इनपुट एनर्जी हो, आउटपुट एनर्जी हो, वेस्टेड एनर्जी हो, SI यूनिट हमेशा क्या रहेगा? जूल्स रहेगा. इस बात को आपको याद रखना है. यस, जूल्स, कैपिटल J. ये देखें, ये लिखा हुआ है कैपिटल J. दिस इज योर जूल्स, कैपिटल J. और मेरे पास एफिशिएंसी का SI यूनिट क्या रहेगा मेरे बच्चे? एफिशिएंसी का SI यूनिट हमेशा परसेंट में रहेगा, परसेंटेज फॉर्म में रहता है. यहां तक कोई भी बात? ऑल गुड टिल नाउ? ओके, ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ओके बेटा, नाउ मूव ऑन पावर. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड पावर? अब हम मूव करने जा रहे हैं पावर पे. ठीक है, पावर का क्या मतलब होता है? पावर बहुत इजी है, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. पावर, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड पावर? द वर्ड पावर मीन्स, बेसिक डेफिनेशन पावर की कौन बताएगा? When the work is done in a unit time interval, very good, the amount of work done in a unit time interval, then we can say that the power is occur over there. Are you getting my point? Work done हो रहा है किसमें? एक unit time interval में. Then we can say that the power is occur over there. Are you getting my point? अब मेरे पास क्या है? जब पावर जब हो रही होती है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं? P इज इक्वल टू W अपॉन टी. ठीक है, W अपॉन टी का क्या मतलब है? वर्क डन अपॉन टाइम. तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखना. वर्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. तो वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, दे बोथ आर मेजर्ड इन जूल्स पर सेकेंड्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है? अगर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, उसका साइज अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसको हमें रन करने के लिए लाइक ज़्यादा पावर चाहिए. ठीक है, नो बेटा, पावर इज मेजर्ड इन वॉट. एनर्जी एंड वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स. यू आर मिक्सिंग समथिंग उसामा. अब मेरे पास क्या चीज़ है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटे इलेक्ट्रिकल पावर है, देन वी नीड अ स्मॉलर एनर्जी टू रन दिस. ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. सो एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन joules and time is measured in seconds. So work is also measured in joules and time is measured in seconds. So joules per second or joule second inverse is the SI unit of power, and its SI unit is watt. 1 watt is equal to 1 joules per second or joule second inverse. Clear? Any confusion, any query regarding this? ये वाली मेरी बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ आ रहा है?
यस, अब देखिएगा, एक मिनट। यस बेटा उसामा बोलें, क्या क्वेश्चन है आपका? यस बेटा। नो बेटा, 1 watt is equal to 1 joule second inverse. See this point. 1 joule is equal to 1 joule second inverse. This is equal to 1 watt. It's not only 1 joule. It's equal to 1 watt is equal to 1 joule second inverse. Means the work is done in a unit time interval, which is equivalent to 1 watt power. Are you getting my point? ओके गुड। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी भी समटाइम्स लिखा हुआ होता है और समटाइम्स P इज इक्वल टू ई अपॉन टी भी लिखा हुआ होता है। अगर एग्जामिनर आपको बोले फाइंड आउट द एनर्जी और आपको पावर एग्जामिनर दे दे, तब हम क्या चीज करेंगे? P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ठीक है। ए अपॉन टी के थ्रू आप इजीली क्या चीज की कैलकुलेट कर लोगे मेरे बच्चे? एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। वेरी गुड। तो P इज इक्वल टू ई अपॉन टी के थ्रू आप पावर निकालोगे, और अगर एग्जामिनर एनर्जी बोले तो फिर E इज इक्वल टू P इंटू टी, लाइक P क्रॉस टी से आप इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई मसला। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल्स। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट, कैपिटल W, ठीक है। ये देखें 1 watt, कैपिटल वॉट को हम लिखते हैं कैपिटल W के इक्वल। यस, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन क्यूरी देन यू कैन आस्क मी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया था, याद होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका जल्दी से, ओरली क्वेश्चन करवाऊंगा। mgh, वेरी गुड। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था? हाफ एम बी स्क्वायर, नॉट वी स्क्वायर, इट्स हाफ एम बी स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। आयशा, मैंने आपको बताया था क्या चीज? एनर्जी कन्वर्टेड। एनर्जी कन्वर्टेड का मतलब होता है व्हेन द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्जन। लाइक काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, एक हाइटेड पोजीशन पर है, पोटेंशियल पर है, अब वो कहाँ पर जा रहा है? मूव हो रहा है। जब वो जैसे मूव होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स योर बॉटम और टुवर्ड्स योर द राइजिंग पॉइंट, तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा? एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से चेंज हो रही है या तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है। एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट द एनर्जी इज कन्वर्टेड। यस, ऑल गुड? All of you, any confusion till now? Any question? कोई ऐसी बात जो पूछने वाली है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड गुड। यस, अच्छा जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब अपकमिंग क्लास में। और पास पेपर के सेशन शायद हो सकता है मैं एक अलग से भी रखूँगा। एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। वर्बली अभी सॉल्व कर लेते हैं, लिखते नहीं है इसको। अ वुमेन डज वर्क एज शी रेजेस अ फ्लैग बाय पुलिंग डाउन word on a rope. This is shown in figure 4.1. Define what is mean by work done. Yes. What is mean by the word work done? Beta, I will confirm you. Very good. When a force is acting upon an object and it moves in the direction of force, it means that work is done. Yes, solve this one. The mass of the flag is this, and the flag is raised through a height of this. The gravitational field strength is this. Calculate the increase in the gravitational potential energy of the flag. Yes, कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। mgh 21 जूल्स इसका आंसर आ जाएगा।
0.35 मास पुट कर देंगे, हाइट इज 6 मीटर्स एंड द ग्रेविटी इज योर 10. व्हेन यू ऑल multiply this the product times this, then you can find it out its answer. Suggest and explain a reason why the work done on the rope is larger than the value calculated in B. Work done is larger than the value calculated in B. Why? Shabash. Suggest and explain a reason why the work done on the rope is larger. Work done larger क्यों है than the value calculated in G. Work done ज़्यादा क्यों आएगा? Because of the gravitational pull. Very good. Or height, the work done is the greater than the energy. Very good. Because there is a more force acting. Very good. Because the output energy is less than the input energy. ये तो कोई बात ना हुई यार. No. Very good. Because the gravitational force is included over there due to its gravity, we need a more force acting upon it. ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ताकि उसमें क्या चीज़ हो जाएगा, जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना हमारे पास वर्क डन ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स द ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है. लास्ट में ये देखें, मैंने बुकलेट के इधर लास्ट में आप लोगों को मार्किंग स्कीम भी दी हुई है. आप लोग अपने आंसर्स नोट करें, लिखा करें, और लिखने के बाद इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं. जैसे कि अभी आप लोगों ने आंसर्स किए, उसको हमने चेक कर लिया. देखो, लार्जर इज नीड बाय अ वुमेन, द फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो गई, और फ्लैग एंड द रोप की बात हो गई, और हमारे पास फ्लैग इज एक्सलरेट ड्यू टू द गेन इन स्पीड. यू कैन से दैट द एनर्जी इज प्रोड्यूस मोर. और 21 जूल्स भी आंसर आपका सही था, और आप लोगों ने mgh फार्मूला भी सही पुट किया, और आप लोगों ने जो डेफिनेशन बताई वो भी बिल्कुल सही पुट की. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई भी इशू, कोई भी ऐसी बात जो पूछने वाली है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ऑल गुड टिल नाउ, ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, इंशाल्लाह आई विल शेयर इट. ओके बेटा, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर. बेटा टेस्ट चेक करके मैं इंशाल्लाह ताला इसी कमिंग वीक में मंडे टिल फ्राइडे के मिड में अनाउंस कर दूंगा. ठीक है. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.